हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आपके लिए सिखाऊंगा कि किसी भी लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र किस प्रकार से स्थापित किया जाता है, अर्थात किसी लेंस के लिए यू, वी तथा एफ में किस प्रकार संबंध स्थापित करते हैं। इस सूत्र की स्थापना हालांकि हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में अब नहीं है, लेकिन इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में यह सूत्र अभी भी शामिल है। बोर्ड की परीक्षाओं में इस सूत्र पर आधारित आंकिक प्रश्न अक्सर पूछा जाता रहा है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो। और मात्र 5 मिनट की ही इस वीडियो में मैं आपके लिए सिखाता हूं कि सूत्र जब तक हम समरूप त्रिभुज को नहीं समझ पाएंगे तब तक इस सूत्र को हम सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि त्रिभुजों की समरूपता के आधार पर ही इस सूत्र की स्थापना होती है। तो 2 मिनट में मैं आपके लिए समझाता हूं कि त्रिभुजों में समरूपता क्या होती है। देखिए, आपके सामने कुछ आकृतियां बनी हुई हैं अलग अलग। इसमें जो आकृतियां एक ही रंग की हैं, ध्यान से देखिए, उन सभी आकृतियों की बनावट यानी रूप एक समान है। भले ही उनका आकार अलग हो सकता है, यानी कोई आकृति छोटी है कोई बड़ी, लेकिन बनावट बिल्कुल एक जैसी है, उनके रूप समान है। जैसे ये दोनों आकृतियां हैं आसमानी रंग की जो प्लस बना हुआ है, ये दोनों आकृतियां बिल्कुल एक समान हैं, लेकिन इनके आकारों का जो अंतर है थोड़ा है, वो दिख रहा है आपको। ये आकृति पहले वाली कुछ बड़ी है, दूसरी छोटी है, लेकिन बिल्कुल जो इनकी शेप है वो एक समान है। ठीक इसी प्रकार देखिए, यहाँ 2 बनी हुई आकृति डी के आकार की, इसमें पहली आकृति बड़ी है, दूसरी छोटी है। ये भले ही आकार में छोटी या बड़ी हैं, लेकिन बनावट में बिल्कुल एक समान है, यानी इन दोनों के रूप भी समान है। तो कोई भी आकृति एक से अधिक जिनके रूप समान हो उन्हें कहते हैं समरूप आकृतियां। तो यहाँ पर हम बात करते हैं त्रिभुजों की। अगर तो ये देखिए, लाल रंग के 2 त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुज बिल्कुल एक समान है। यहाँ देख रहे हैं दोनों त्रिभुज समरूप हैं। समरूप त्रिभुज जब होते हैं जब दोनों त्रिभुजों में कम से कम कोई 2 कोण एक समान होते हैं। जैसे इस त्रिभुज में ये कोण, मान लीजिए ये कोण सबसे छोटा वाला 30 डिग्री है, और इसमें भी ये सबसे छोटा 30 डिग्री कोण है। तो ये समकोण है, इसलिए क्यू कोण 90 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पर बी कोण 90 डिग्री हो जाएगा। तो दोनों त्रिभुजों में एक कोण 30 डिग्री हो गया और दूसरा कोण 90 डिग्री हो गया। अगर हम तीसरा कोण निकालते हैं तो निकल जाएगा 90 - 30 = 60 डिग्री। तो इसमें सी कोण 60 आएगा और इसमें आर कोण 60 आएगा। इस प्रकार 2 कोण अगर समान हैं किन्हीं 2 त्रिभुजों में, तो तीसरा कोण स्वतः ही समान होगा। अब तीनों कोण समान हैं, इसलिए ये त्रिभुज समरूप हैं। तो देखिए, समरूप त्रिभुज में जो उनकी संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात एक समान होता है। जैसे मान लीजिए इसमें हमारी भुजा ए बी है, जिसको हम लंब मान सकते हैं। ये यदि मैं यहाँ देखूं इस भुजा को, तो ये भुजा आएगी पी क्यू। तो यहाँ इस भुजा का और इस भुजा का जो अनुपात आएगा वो आएगा ए बी अपॉन पी क्यू। यदि हम देखें दूसरी भुजा को, दूसरी भुजा है बी सी, जिसे हम आधार कह सकते हैं। यहाँ देखा जाए तो ये भुजा इसके समान क्यू आर होगी। तो यहाँ पर इनका अनुपात आएगा बी सी अपॉन क्यू आर। इसी प्रकार तीसरी भुजा को हम देखें, जो कि कर्ण है और सबसे बड़ी भुजा भी है, वो यहाँ पर है ए सी और दूसरे त्रिभुज में है पी आर। तो यहाँ हो जाएगा ए सी या सी ए अपॉन पी आर। तो छोटे त्रिभुज की एक भुजा, बड़े त्रिभुज की वही भुजा, फिर छोटे त्रिभुज की दूसरी भुजा, बड़े त्रिभुज की वही दूसरी भुजा, तीसरी भुजा और बड़े त्रिभुज की वही तीसरी भुजा। यदि हम इनका भाग करते हैं, इस अनुपात को निकालते हैं, तो यह अनुपात सदैव एक समान रहता है। तो यही त्रिभुजों की समरूपता है। यदि 2 त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। तो ये समरूपता अभी इस सूत्र में हमको इस्तेमाल करनी है, इसलिए इसको आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए, देखिए ये कोई लेंस है और लेंस के सामने मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु रखी है ए बी। चलिए मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, शायद आप साफ देख नहीं पा रहे होंगे। शायद आपको अभी ये कुछ अच्छे से दिख रहा होगा। देखिए, ये कोई लेंस है और इस लेंस के सामने एक वस्तु है मुख्य अक्ष पर कहीं भी ए बी,
और इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है लेंस की दूसरी ओर ए डैश बी डैश। देखिए यहाँ पर हम वस्तु को कहीं भी मान सकते हैं, अनंत पर, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, या कहीं पर भी मान सकते हैं। प्रत्येक स्थिति में सूत्र वही आएगा जो आना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ वस्तु को मान लिया है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, यानी सी के समीप। ऐसा करने से केवल ये अंतर है कि इस स्थिति में जो प्रतिबिंब है वो पर्याप्त आकार का बन जाता है और दोनों ही यानी वस्तु और प्रतिबिंब लेंस के काफ़ी समीप होते हैं, और इस स्थिति में हमको कोई भी दूरी नापना और देखना बड़ा आसान होता है। यदि हम किसी दूरी को अनंत मान लेंगे तो नापने और देखने में हमको असुविधा होगी, या फिर प्रतिबिंब का आकार इतना छोटा या बड़ा बनेगा कि वो हमको चित्र में साफ नहीं दिख पाएगा। इसलिए मैंने स्वेच्छा से इस वस्तु को यहाँ वक्रता केंद्र के समीप मान लिया है। तो ये चित्र बन रहा है जो बहुत सुविधाजनक है। तो देखिए इस चित्र में एक वस्तु ए बी है जो लेंस के सामने मुख्य अक्ष पर कहीं पर है, और दूसरी ओर बनता है प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। प्रतिबिंब बनाने के लिए मैंने आपके लिए 3 नियम बताए थे कि वस्तु से 3 किरणें आ सकती हैं संभावित। हालांकि किरणें अनंत आती हैं, लेकिन हमको कम से कम कोई 2 किरणें चाहिए। उन 2 किरणों में से या तो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आनी चाहिए, और दूसरी किरण प्रकाश के केंद्र से, और तीसरी किरण फोकस से। यानी इन तीनों किरणों में से यदि मैं कोई भी 2 किरण ले लूं तो भी प्रतिबिंब बन जाएगा। इसीलिए मैंने ये लाल किरण जो दिखाई है अलग रंग से। यानी अगर लाल रंग की किरण ना भी होती तब भी गुलाबी रंग की 2 किरणों से ही प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब बनाने के नियम मैं आपको पूरा पढ़ा चुका हूँ, वीडियो का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आपने यदि नहीं देखी है तो उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने 3 किरणें इसलिए ली हैं कि कोई भी दूरी नापने तोलने के लिए यदि हमें आवश्यकता पड़ती है तो ये किरण हेल्प करेगी। इसलिए मैंने 3 संभावित किरण ले ली हैं, यानी किरणें जो ली हैं 3 दिखा दी हैं। यदि किरणें 2 होती तो भी काम चल जाता। तो ये 3 किरणें हैं। एक समांतर आती है जो अपवर्तन के पश्चात फोकस से जाती है, दूसरी किरण प्रकाश के केंद्र से जाती है जो नियम अनुसार बिना बढ़े निकल जाती है, और तीसरी किरण प्रकाश फोकस बिंदु से गुजरती है जो कि लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। और यहाँ तीनों किरणें या दोनों किरणें मिलती हैं बी डैश पर, और हमें प्राप्त होता है प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। चलिए वापस आते हैं। तो देखिए ये मैंने लिख दिया है कि कोई वस्तु ए बी है, उत्तल लेंस के सामने ये दूरी पर है, और लेंस द्वारा बनता है प्रतिबिंब ए डैश बी डैश जो कि लेंस से वी दूरी पर है, और इस लेंस की फोकस दूरी हमने एफ मान ली है क्योंकि यू वी और एफ हमें यहाँ इस्तेमाल करने हैं, इसलिए मैंने यहाँ मान लिया है तीनों के लिए। अब देखिए ध्यान से, त्रिभुज बी ए एफ दिख रहा है आपको? त्रिभुज बी ए एफ ये बन रहा है इस ब्लू लाइन से, ब्लैक से और रेड से। देखिए ध्यान से, बी ए एफ एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी ए लंब है, ए एफ आधार है और एफ बी कर्ण। दिख रहा होगा बी ए एफ। सेम टू सेम बन रहा है त्रिभुज एफ ओ एम, या कह दीजिए एम ओ एफ। ये लिखा मैंने एम ओ एफ। देखिए एम ओ एफ में ये जो एम ओ है ये डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन लिए मैंने यहाँ तक एम से ओ तक, जो कि इस त्रिभुज का लंब कहा जाएगा, और जो ओ एफ है वो आधार कहा जाएगा, और हम बात करें कर्ण की तो वो जाएगा एफ एम। तो देखिए अब इस त्रिभुज में समरूपता कैसे है। ये त्रिभुज समकोण है, एफ ओ एम समकोण है, इधर बी ए एफ समकोण है। ये जो रेखा ए ओ है, देखिए ए ओ रेखा को बी एम रेखा काटती है। जब 2 रेखाएं आपस में काटती हैं तो दोनों ओर जो कोण बनते हैं जिन्हें हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, वो बराबर होते हैं। यानी ये कोण बी एफ ए और इधर ओ एफ एम, ये दोनों कोण बराबर होंगे आपस में। तो ये दोनों कोण बराबर हैं आपस में। दूसरा, दोनों में समकोण है एक। तो जब त्रिभुजों में 2 कोण समान होते हैं तो तीसरा कोण स्वतः ही समान हो जाता है। इस प्रकार ये त्रिभुज दोनों एम ओ एफ। अब इन त्रिभुजों में हम लगाते हैं त्रिभुजों की समरूपता का नियम। तो देखिए बहुत सिंपल है, ए बी यानी कि पहले त्रिभुज का लंब बटे दूसरे त्रिभुज का लंब यानी ओ एम बराबर होगा शेष भुजाओं के अनुपात के, यानी ए एफ पहले त्रिभुज का आधार अपॉन दूसरे त्रिभुज का आधार ओ एफ।
अगर मैं चाहूँ तो लिख दूंगा बराबर बी एफ अपॉन एफ एम, यानी अभी कर्ण बचा हुआ है हम वो लिख सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ हमें कर्ण की कोई आवश्यकता नहीं है, हम दो भुजाओं के अनुपात से ही अपना काम कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जो दूरी नपती है यहाँ पर वो दाएं बाएं को यानी क्षैतिज और ऊपर नीचे यानी ऊर्ध्व दिशा में नपती है। कोई भी दूरी तिरछी यानी डायगोनल इस तरीके से यहाँ नहीं नापी जाती। हमारी दूरियां हैं यू वी एफ, वो सभी दूरियां क्षैतिज हैं, सभी दूरियां नापी जाएंगी प्रकाश के केंद्र से दाएं या बाएं को। तो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर देखिए ये है कि जितनी भी दूरियां हम नापेंगे वो नपेंगी हमारे सूत्र में या तो दाएं को या बाएं को, यानी क्षैतिज एक्स अक्ष की ओर या माइनस एक्स अक्ष की ओर, मूल बिंदु से दोनों ओर एक्स या माइनस एक्स की ओर। कोई भी दूरी हमारे सूत्र में ऊपर नीचे नहीं होती है, वाई एक्स की ओर नहीं होती है। इसलिए इस सूत्र में जब निकालेंगे हम यहाँ से गुणा भाग करेंगे, जितनी भी गणना करेंगे उसमें जो भी दूरियां ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर नीचे को आएंगे, जिस तरीके से ए बी आ रही है उनको हम हटाएंगे। कोशिश करेंगे सभी दूरियां इस तरीके से आ जाएं, जैसे ए सी, ए एफ, ए ओ, ए एफ डैश, सब दूरियां मुख्य अक्ष के अनुदिश आ जाएं। तो यहाँ सूत्र से हमारा आ गया ए बी अपॉन ओ एम बराबर ए एफ अपॉन ओ एफ। देखिए ये जो रेखा है बी एल, ये किरण है वास्तव में, ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही है। नियम अनुसार हम समांतर किरण लाते हैं एक। तो समांतर का मतलब होता है कि दो रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह समान हो। तो ये बी एल जो रेखा है या किरण है, ये मुख्य अक्ष ए सी डैश के समांतर है। ये सी डैश था यहाँ पर लिख नहीं पाया हूं मैं, तो ये ए सी डैश है मुख्य अक्ष, इसके समांतर है। समांतर है तो इन दोनों के बीच की दूरी प्रत्येक जगह समान होगी, यहाँ भी समान होगी, यहाँ भी समान होगी और यहाँ भी समान दूरी होगी। यानी जितनी दूरी ये बी ए या ए बी है ठीक उतनी ही दूरी ये होगी, ये एल ओ। तो इसलिए हम ए बी को एल ओ लिख सकते हैं। तो इस सूत्र में जो भी निकाला था हमने, इसमें जहाँ ए बी लिखा हुआ है यहाँ ए बी के स्थान पर हम रखते हैं एल ओ। तो देखिए ए बी के स्थान पर एल ओ रखने से आपको ये मिल जाता है, जिसको मैंने समीकरण फर्स्ट मान लिया है। कोई अंतर नहीं है, केवल ए बी के स्थान पर मैंने लिखा है एल ओ। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अब दाएं तरफ अगर हम देखें, इसमें एल ओ एफ डैश और बी डैश ए डैश एफ डैश मैंने लिख दिया है। देखिए त्रिभुज एल ओ एफ तथा त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ डैश समरूप है, इसलिए पहले की भांति हम इसकी भुजाओं का अनुपात निकालते हैं। तो हम करते हैं क्या, पहले बड़े त्रिभुज का ये लेंगे हम लंब यानी एल ओ, फिर लेंगे छोटे त्रिभुज का लंब यानी बी डैश ए डैश बराबर शेष भुजाएं यानी बड़े त्रिभुज का आधार ओ एफ डैश बटे छोटे त्रिभुज का आधार यानी ए डैश एफ डैश। तो ये मिलता है आपके लिए ये। अब देखिए इसमें भी एक चीज है कि ये जो रेखा जा रही है एम बी डैश, तो ये एम बी डैश भी मुख्य अक्ष के समांतर है। पहले की तरह लिख दिया मैंने, यहाँ पर एम बी रेखा मुख्य अक्ष के समांतर है, इसलिए यहाँ पर भी जो एम ओ है ना, ये ओ एम, ये ए डैश बी डैश के बराबर होगा, क्योंकि इस मुख्य अक्ष की और एम ओ की जो बीच की दूरी है वो हर जगह समान रहेगी, चाहे हम यहाँ नापें चाहे बीच में चाहे कहीं भी, समान दूरी होने से ये ए डैश बी डैश और ये ओ एम एक समान होंगे, यानी बी डैश ए डैश जो होगा वो एम ओ के बराबर होगा। तो इस सूत्र में हम रखेंगे एम ओ कहाँ, बी डैश ए डैश के स्थान पर। तो रखने से हमें यह मिलता है समीकरण नंबर 2। देखिए इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, जहां बी डैश ए डैश था वहां पर मैंने रख दिया है एम ओ। तो समीकरण 2 मिलती है हमको, एक मिलती है बाएं तरफ त्रिभुजों में और दूसरी मिलती है दाएं तरफ। देखिए समीकरण 1 और 2 को देखो ध्यान से आप, दोनों के जो बाएं पक्ष हैं बिल्कुल एक समान है। समीकरण 1 का बायां पक्ष है एल ओ अपॉन ओ एम और समीकरण 2 का भी बायां पक्ष वही है एल ओ अपॉन एम ओ। ओ एम या एम ओ में कोई अंतर नहीं है, एम ओ कहेंगे तो नीचे से ऊपर नापी जाएगी और ओ एम कहेंगे तो ऊपर से नीचे, बात एक ही। तो इस प्रकार देखिए 1 और 2 में बाएं पक्ष बिल्कुल समान है। अब यदि हम तुलना कर लें, या समीकरण 1 से एल ओ अपॉन ओ एम का मान 2 में रख दें, या समीकरण 2 से एल ओ अपॉन एम ओ का मान समीकरण 1 में रख दें, चाहे हम जैसे कर लें, समीकरण 1 और 2 से हमको ये मिलता है। देखिए ये क्या मिलता है, देख लीजिए क्या मिलता है, हमको मिलता है ए एफ अपॉन ओ एफ बराबर
ओ एफ डैश अपॉन ए डैश एफ डैश। ये सबसे हमारा महत्वपूर्ण सूत्र है, यहाँ तक जब निकाल लिया हमने ये। इसी से हमें अब शेष काम करना। देखिए इसमें ध्यान से देखिए आप, इस सूत्र में जो दूरियां आ रही हैं सभी दूरियां दाएं या बाएं को आ रही हैं, कोई दूरी ऊपर नीचे नहीं है। यानी जो दूरियां ऊपर नीचे थी बी ए या बी डैश ए डैश या एल ओ, वो सब यहाँ हट जाती हैं और सभी दूरी नापी जा रही हैं यहाँ पर मुख्य अक्ष के अनुसार, जैसे हम चाह रहे थे, जैसे ए एफ, ओ एफ डैश, ओ एफ, ये ए डैश एफ डैश। देखिए नियम अनुसार जितनी भी दूरियां होती हैं वो नापी जाती हैं लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, यहाँ से यहाँ। देखिए यदि मैं इस ओ ए, ये जो दूरी है पूरी ओ से लेकर ए, ओ ए दूरी में से यहाँ तक ओ एफ तक की दूरी निकाल दूं तो क्या बचेगा? देखिए यहाँ से नाप लीजिए पहले आप, ओ से ए तक की दूरी जो भी आती है 10 सेंटीमीटर 20 30 जो भी आती है, ओ से आप ए तक नाप लीजिए। नापने के पश्चात ओ से एफ तक की दूरी घटा दीजिए, निकाल दीजिए, तो आपको दूरी जो मिलेगी वो ये मिलेगी, ये ए से एफ तक की। तो इस प्रकार जो ए एफ है वो ओ ए माइनस ओ एफ के बराबर हो जाएगा। यानी इस ए एफ के स्थान पर मैं लिख सकता हूँ ओ ए माइनस ओ एफ। ओ ए नापने के पश्चात यदि मैं उसमें से ओ एफ कम करता हूँ तो मुझे ए एफ दूरी ही मिलेगी। और अब ये दोनों दूरियां हमारी नापी जा रही हैं प्रकाशिक केंद्र से। इसी प्रकार मैं आगे देखता हूँ, लिखा हुआ है ओ एफ डैश, यानी ओ से एफ डैश तक की दूरी जो पहले से ही नापी जा रही है प्रकाशिक केंद्र से, ये ठीक है, इसमें हमें कुछ नहीं करना। आगे चलते हैं, आगे नीचे है ओ एफ, यानी ओ से एफ तक की दूरी, ये बाएं तरफ को नापी जा रही है, ये भी प्रकाशिक केंद्र से नापी जा रही है, इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है। अब बचता है ए डैश एफ डैश, यानी ए डैश एफ डैश, ये दूरी है, ये मुझे निकालनी है। तो देखिए अगर मैं ओ ए निकालूं, ओ ए डैश, और ओ ए डैश में से मैं ओ एफ डैश कम कर दूं तो मुझे ये मिलेगी, ये इसका नाम है ए डैश एफ डैश। तो इस प्रकार ओ ए में से ओ एफ डैश माइनस करने से हमको मिलता है ए डैश एफ डैश। इस प्रकार ए डैश एफ डैश का मान आएगा माइनस ओ एफ डैश। अब देखिए समीकरण 3 जो मिलती है आपको, ये सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम समीकरण है, अब कुछ नहीं करना, लगभग सूत्र आपका हो चुका है, यहीं तक आपको समझना था। अगर आप यहाँ तक समझ चुके हैं तो समझ लीजिए आपको सूत्र स्थापित करना आ गया। अब इसमें कुछ नहीं बचा, बस 2 गुणा भाग करने हैं। तो देखिए समीकरण 3 में जितनी भी दूरियां नापी हैं हमने, चाहे वो ओ ए हो, ओ एफ डैश, ओ एफ, वो सभी प्रकाशिक केंद्र यानी ओ से मापी जा रही हैं, जो मापी जानी चाहिए। चलिए देखिए अगले पेज पर चलते हैं। देखिए ये आपका अगला पेज है और मैंने समीकरण 3 को यहाँ लिख दिया है क्योंकि वो पेज पीछे चला गया तो उसको आप देख नहीं पाएंगे। सुविधा के लिए मैंने उसको यहाँ भी लिख दिया ताकि आप देख करके आसानी से कर सके गुणा भाग। तो देखिए अगर हम चिन्ह पर पार्टी की बात करें तो नियम अनुसार जितने भी इसमें चिन्ह या दूरियां आएंगी उनको हम रखते हैं। ओ ए है वस्तु की दूरी, यानी ओ से ए तक की दूरी, वस्तु की दूरी यानी माइनस यू, वस्तु लेंस के सामने है, बाएं तरफ है और बाएं तरफ को नापे की दूरियां माइनस में होती हैं, इसलिए मैंने ये माइनस लगा दिया है। ओ एफ जो है वो दूरी है फोकस तक की, ओ एफ डैश दाएं तरफ को है और ओ एफ डैश बाएं तरफ को है। लेकिन उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए चाहे ओ एफ हो चाहे ओ एफ डैश, दोनों ही उत्तल लेंस की फोकस दूरियां हैं और दोनों ही एक समान है। बताया था मैंने आपके लिए, लेंस के दोनों ओर एक ही माध्यम हो तो फोकस दूरियां बराबर होती हैं और उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो ओ एफ बराबर ओ एफ डैश बराबर प्लस एफ। आगे देखिए, आगे है ओ ए डैश, ये ए डैश तक की दूरी है ओ से, और ए डैश है हमारे प्रतिबिंब की दूरी, ए डैश पर बनता है प्रतिबिंब, तो ओ ए डैश हमारे प्रतिबिंब की दूरी है जो कि यहाँ दाएं तरफ बनता है। तो दाएं तरफ बनने की वजह से इसे हम नापेंगे प्लस में, तो ओ ए डैश हो जाएगा प्लस वी। तो इस समीकरण 3 में हम ओ ए, ओ एफ डैश या ओ ए डैश, इन चारों राशियों के मान रखते हैं यू वी और एफ के पदों में चिन्ह सहित समीकरण 3 में। तो देखिए क्या आएगा, ध्यान दीजिए आप समीकरण 3 पर, जहां ओ ए था वहां आ गया माइनस यू, ये माइनस लगा हुआ है पहले से ही, हमने लगा दिया पहले से ही माइनस। ओ एफ का मान रख दिया प्लस एफ, नीचे आता है ओ एफ जिसका मान प्लस एफ है, बराबर ऊपर है ओ एफ डैश जिसका मान प्लस एफ है।
रख दिया। नीचे है ओ ए डैश, ओ ए डैश देखिए यहाँ से आता है वी प्लस, रख दिया हमने प्लस वी। ये चिन्ह लगा हुआ है माइनस, अपने आप पहले से ही इसको लगाते हैं हम यहाँ खुद माइनस। आगे है ओ एफ डैश, और ओ एफ डैश का मान है प्लस एफ, हम रखते हैं प्लस एफ। अब इसमें देखें हम तो दोनों तरफ भिन्न बन रहे हैं, इधर भी, इसलिए हम करेंगे इसकी क्रॉस गुणा, तिरछी गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इस प्लस एफ की गुणा करेंगे प्लस एफ में, और इस अंश की गुणा करेंगे दाएं तरफ हर में। तो आएगा एफ गुणा एफ बराबर ये पहले वाले पद का अंश यानी बाएं तरफ का अंश, और ये दाएं तरफ का हर। एफ एफ की गुणा करते हैं तो आता है एफ स्क्वायर, और यहाँ देखिए अगर हम इसकी बात करें माइनस यू ब्रैकेट में है प्लस एफ, यानी माइनस प्लस की गुणा करते हैं तो आएगा माइनस। इस प्रकार ये हो जाएगा माइनस यू माइनस एफ, ये लिख दिया मैंने पहले ब्रैकेट में, माइनस यू माइनस एफ। यहाँ देखें हम तो आ रहा है प्लस वी माइनस प्लस एफ। देखिए वी के आगे प्लस लगा हुआ है, प्लस को हम चाहे लिखें चाहे लिखें प्लस ही माना जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस ब्रैकेट में प्लस है, इसकी गुणा करते हैं हम, खोलते हैं ब्रैकेट को छोटे वाले को, तो आएगा माइनस। तो इस प्रकार ये हो जाएगा v माइनस एफ, ये हो गया। तो अब ये दो ब्रैकेट हैं माइनस यू माइनस एफ, और दूसरे ब्रैकेट में है v माइनस एफ, हमें इनकी गुणा करनी है। देखिए गुणा कैसे करते हैं हम, तो ये एफ स्क्वायर है, एफ स्क्वायर बराबर पहले गुणा करेंगे हम माइनस यू की इन दोनों में, और फिर गुणा करेंगे हम माइनस एफ की इन दोनों में। तो माइनस यू की गुणा करते हैं इस v में तो आता है माइनस यू वी, गुणा करते हैं माइनस यू की इस माइनस एफ में तो गुणा आएगी माइनस माइनस प्लस प्लस यू एफ, ये आ गया, दो गुणा हो गई, यानी माइनस यू गुणा पूरे ब्रैकेट में हो गई। अब गुणा करते हैं माइनस एफ की पूरे ब्रैकेट में, तो माइनस एफ गुणा वी बराबर माइनस एफ वी, और माइनस एफ गुणा माइनस एफ बराबर प्लस एफ स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस एफ स्क्वायर है और ये भी एफ स्क्वायर है, ये आपस में कट जाएंगे, यानी इस एफ स्क्वायर को मैं बाएं ले जाऊं या बाएं से एफ स्क्वायर को दाएं ले जाऊं, बात एक ही है। तो एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर से कुछ नहीं मिलेगा हमको, जीरो मिलेगी आपस में कट के। तो हम लिख सकते हैं माइनस यू वी प्लस यू एफ बराबर जीरो, जो कि लिखा हुआ ये लिखा है यहाँ पर। तो अब इस समीकरण में अगर मैं भाग कर देता हूँ दोनों तरफ यू वी एफ से, यानी यू वी एफ से दोनों तरफ भाग करने पर, देखिए यहाँ भाग करेंगे यू वी एफ का, यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे। तो पूरा ऊपर लिखा हुआ अंश, नीचे यू वी एफ, इधर जीरो अपॉन यू वी एफ। जब मैं इसको तोड़ता हूँ आंशिक भिन्नों में तो ये क्या आएगा माइनस यू वी अपॉन यू वी एफ, यानी इसमें भाग किया, इसमें भी किया, इसमें भी किया। फिर आएगा यू एफ अपॉन यू वी एफ माइनस एफ वी अपॉन यू वी एफ। यहाँ माइनस था तो यह माइनस आ गया, यहाँ माइनस था तो यह माइनस आ गया, बीच में प्लस है ये प्लस आ गया, बराबर जीरो। जीरो में भाग करते हैं हम किसी का भी या गुणा करते हैं तो हमको जीरो ही मिलता है, जीरो आ गया। अब देखिए यहाँ तक कुछ कुछ कट जाएगा, यू वी से यू वी कट जाएगा एक बार, ऊपर आएगा एक और नीचे आएगा एफ। यू एफ से यू एफ कट जाएगा, बचेगा खाली वी, ऊपर बचेगा एक, और एफ से एफ कटेगा, वी से वी कटेगा तो बचेगा नीचे यू, पर बचेगा एक। चिन्ह लगाएंगे आप ध्यान रखेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस एक, यहाँ प्लस एक, यहाँ माइनस एक। तो ये इस तरह से आपको मिलेगा माइनस एक बटे एफ प्लस एक बटे वी माइनस एक बटे यू बराबर जीरो। अब इस एफ वाले पद को जो कि माइनस में है और अलग भी है, हम अगर ले जाएं दाएं तरफ इधर जीरो के पास तो यहाँ ये माइनस में है और जीरो के पास हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा एक बटे वी माइनस एक बटे यू बराबर जीरो प्लस एक बटे एफ। एक बटे एफ में जीरो जोड़ते हैं तो कोई अंतर नहीं आता, वो एक बटे एफ ही आएगा, यानी इधर ले जाने पर आपको मिलेगा एक बटे एफ बराबर एक बटे वी माइनस एक बटे यू। तो यही आपका लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र है। देखिए लेंस चाहे उत्तल हो चाहे लेंस अवतल हो, लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र यही होता है। हम यदि अवतल लेंस लेकर के चित्र बना करके सूत्र निकालें तो सूत्र यही आएगा, लेकिन उत्तल लेंस से चित्र पर्याप्त बड़ा बन जाता है, उसको आसानी से आप देख पाते हैं, वस्तु और प्रतिबिंब दोनों हमारे समीप होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ वस्तु का आकार परिमित मान लिया है और लेंस उत्तल ले लिया है। इंटरमीडिएट में एक अलग तरीका भी है जो कि अपवर्तन के सूत्र से इसको हम निकाल सकते हैं। वहाँ
जरूरी नहीं है कि हम कोई वस्तु का यदि ये आकार ही वीडियो लें। आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।